नमस्कार एवरीवन। हम लोग साइंस एंड टेक या फिर करंट अफेयर्स रिलेटेड टू साइंस बोल सकते हैं, ये शुरुआत करने वाले हैं। आई होप कि आप करंट अफेयर्स के लेक्चर्स एंजॉय कर रहे होंगे। मेरा एम इन लेक्चर्स से ये है दोस्त कि मैं आपको सारी चीज़ें याद करवा दूं। एक तो जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उनके थ्रू वो हमारे नज़र के थ्रू एक बार चला जाए, प्लस जो साइंस का स्टैटिक पोर्शन है या जो जनरल साइंस जिसको हम कहते हैं उसका भी मोस्ट ऑफ द रिविजन हम यहीं कर लें अगर आप चाहेंगे तो। अगर आप कहेंगे कि सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ा के उड़ा दो तो आई डो नॉट हैव एनी प्रॉब्लम इन दैट, मेरे लिए वो भी आसान है। पीडीएफ अपने पास पड़ा हुआ है, उसको लाएंगे, देख देख के पढ़ देंगे, ख़त्म कर देंगे कहानी एक ही दिन में सारी। बट अगर आपको लगता है कि नहीं अभी वक्त है और रिविजन भी हो जाना चाहिए तो उसमें भी हमको कोई दिक्कत नहीं है। उसमें थोड़ा एफर्ट ज़्यादा है मेरे लिए, बट आई विल ट्राई टू डू दैट एज वेल। फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर में हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको स्लो बताएं, प्लस हर टॉपिक से, हर नहीं, जिस टॉपिक से भी कोई जनरल साइंस का टॉपिक रिलेटेड है वो हम आपको वहीं पे बता दें। एटलीस्ट नाम बता दें, अगर पूरा हम कुछ ब्रशअप करवा पाएँ तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करवा पाएँ तो हम नाम बता दें आपको, ताकि आप उनको एज अ होमवर्क आप उसको ले लें और उसको पढ़ लें। ठीक है, तो बाय द डे करंट अफेयर्स ऑफ साइंस एंड्स आप इस पोजीशन में होंगे कि आपका 60-70% ऑफ जनरल साइंस रिवाइज हो चुका होगा। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। पहला टॉपिक क्या है कि इंडिया डिस्कसेस ग्रेफाइट माइंस विद श्रीलंका। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस जो है इंडिया का, उसने दो इंपॉर्टेंट मीटिंग करी हैं माइनिंग की एक्टिविटी, क्रिटिकल माइनिंग की एक्टिविटी बाय इंडियन कंपनीज इन श्रीलंका एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो सबसे पहले किसने किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने किया है। क्या कर रहे हैं? ये क्रिटिकल मिनरल्स का एक्सप्लोरेशन की चर्चा कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी कि क्रिटिकल मिनरल्स को हमको कैसे एक्सट्रैक्ट करना है। कहाँ कहाँ पे इन्होंने बात करी है? इन्होंने बातें करी हैं श्रीलंका में एंड ऑस्ट्रेलिया में। दीज टू कंट्रीज आर वेयर दे हैव डिस्कस दिस थिंग। इंडिया ने कितने क्रिटिकल मिनरल्स आइडेंटिफाई किए हैं? इंडिया हैज़ आइडेंटिफाइड 30 क्रिटिकल मिनरल्स एज ऑन डेट। ठीक है, श्रीलंका से क्या बात करा है उन्होंने? किस क्रिटिकल मिनरल पे चर्चा करी है? श्रीलंका से दे आर टॉकिंग अबाउट ग्रेफाइट। श्रीलंका होल्ड्स अ सिग्निफिकेंट रिजर्व ऑफ ग्रेफाइट, टू बी स्पेसिफिक वीन ग्रेफाइट। श्रीलंका में कौन से क्रिटिकल मिनरल का रिजर्व है? वीन ग्रेफाइट का रिजर्व है। इट इज़ अ हाईली प्योर फॉर्म ऑफ नेचुरल ग्रेफाइट दैट इज ओनली फाउंड इन श्रीलंका। दिस, अब ठीक है, ग्रेफाइट के बारे में उन्होंने कुछ बेसिक सी बातें बता रखी हैं, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लैक लीड। ठीक है, स्टेबल फॉर्म ऑफ नेचुरली अकरिंग कार्बन, कंडक्ट्स हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट कंडक्ट्स हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एज वेल। ग्रेफाइट हैज एप्लीकेशन ईवी इंडस्ट्री, नॉट इम्पॉर्टेंट, बट दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट कंडक्ट्स हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट आया तो यहाँ से अगर हम एलोट्रॉपी नहीं जाने तो इट विल बी, हमारे पार्ट पे बेईमानी होगी। कार्बन कौन कौन से एलोट्रॉप शो करता है? ग्रेफाइट एंड डायमंड। क्या दोनों के केमिकल रिएक्शन में कोई डिफरेंस है? नहीं, दोनों के केमिकल रिएक्शन में कोई डिफरेंस नहीं होगा, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर, किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। इज डायमंड अ गुड कंडक्टर? नो, डायमंड इज नॉट अ गुड कंडक्टर। डायमंड इज अ बैड कंडक्टर, बट इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। दिस वन इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। ठीक है, naturally occurring hardest substance, let me put it this way. अब देखो, यहीं से एक चीज आ जाता है विच इज कॉल्ड लैब ग्रोन डायमंड। यहीं से हम कहाँ पे पहुंच जाते हैं? लैब ग्रोन डायमंड पे। लैब ग्रोन डायमंड क्या है? ऐसे डायमंड जिनको हम लैब में ग्रो कर सकते हैं। नेचुरल डायमंड्स जो होते हैं उनकी माइनिंग की जाती है, उनको वो कैसे कहाँ पे पाए जाते हैं? वो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वाले एरिया पे पाए जाते हैं। तो लैब में भी हम उसी टेम्परेचर को, उसी एनवायरनमेंट को सिंथेसाइज करते हैं सच दैट हम लैब ग्रोन डायमंड अटेन कर पाएँ। इज देयर एनी चेंज इन द केमिकल कॉम्पोजिशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज? नो, देयर इज नो चेंज, नो सच चेंज. Let us see. Lab grown diamonds have essentially the same chemical, optical and physical properties as that of natural diamonds. तो अगर मैं कहूँ कि अगर डायमंड कार्बन का बना हुआ है तो लैब ग्रोन डायमंड किसका बना होगा? ऑब्वियसली ये भी कार्बन का ही बना होगा, है ना। जब कोई केमिकल चेंज ही नहीं है, कोई केमिकल प्रॉपर्टी में ही चेंज नहीं है, फिजिकल प्रॉपर्टी में ही चेंज नहीं है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में ही चेंज नहीं है, तो हाउ आर वी अज्यूमिंग कि उसकी कॉम्पोजिशन में कोई चेंज होगा?
द ओनली डिफरेंस इज कि ये हम लैब में सिंथेसाइज कर पाते हैं और हम जितना चाहे उतना सिंथेसाइज कर जाएंगे तो सप्लाई डिमांड की कहानी आ जाएगी, कर्व आ जाएगा सप्लाई और डिमांड का, उसके हिसाब से आप इसका प्राइस डिटरमाइन कर सकते हो। चूँकि नेचुरली अकरिंग जो चीज़ है डायमंड है उसका सप्लाई कम है तो प्राइस विल बी ज़्यादा, डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है तो प्राइस ज़्यादा होगा। तो इकोनॉमिक्स की कहानी है प्राइस को डिटरमाइन करने में। लैब ग्रोन डायमंड हमको जितना मन चाहे उतना कर सकते हैं तो इसलिए उसका दाम कम होता है। देयर इज़ नथिंग एल्स, नो सच मेजर डिफरेंस। ठीक है। एक्सट्रीम टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम 1300 से 1600 डिग्री सेल्सियस एंड एक्सट्रीम प्रेशर भी कहीं लिखा होगा अंडर हाई प्रेशर, फेयर इनफ। क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हाँ अच्छा, श्रीलंका के बारे में हमने आपको बता दिया कि श्रीलंका में ये ग्रेफाइट पाया जाता है। इंडिया में ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है, ग्रेफाइट का कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है? इंडिया में ग्रेफाइट आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, थोड़ा सा झारखंड में भी मिल जाएगा। ठीक है, इंडिया में कहाँ कहाँ ग्रेफाइट मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड। अरुणाचल प्रदेश में प्राइमरली मिलता है। फ्यू डेज बैक हम एक आर्टिकल पढ़ रहे थे यार, वुल से रिलेटेड था, सर्दी आ रहा है, ठंडा से रिलेटेड, ऊन से रिलेटेड था, ऊन से। इंडिया में ऊन सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? आपको सोच के लगेगा जम्मू एंड कश्मीर में, बट द आंसर टू माई सरप्राइज वॉज राजस्थान। इंडिया में सबसे ज़्यादा ऊन वुल राजस्थान में पाया जाता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेट अस मूव अहेड। कहता है क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने डिक्लेयर किया है इंटरनेशनल ईयर 2025 को, किसको? क्वांटम साइंस, यूएन ने डिक्लेयर किया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ 2025 एज किसके लिए? क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ड्यू टू 100 ईयर्स जो इन्होंने कंप्लीट किया है क्वांटम मैकेनिक्स ने, उसकी वजह से। 2023 किसका ईयर डिक्लेयर किया था? मिलेट्स का। 2024 किसका ईयर था? ये आप हमको कमेंट करके बताएंगे। 2025 मैं आपको बता दे रहा हूँ क्वांटम कंप्यूटिंग एंड टेक्नोलॉजी। क्वांटम कंप्यूटिंग एंड टेक्नोलॉजी जैसे क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटिंग नहीं, क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्वांटम साइंस जैसे आप देखोगे आपको क्वांटम कंप्यूटिंग पे पहुंच जाना है, वहाँ से क्यूबिट्स पहुंच जाना है। क्यूबिट क्या होता है? 0 और 1 एक ही साथ हो सकता है। यहाँ से आप इंटेंगलमेंट, दीज आर द कीवर्ड्स विच आर रिलेटेड टू क्वांटम कंप्यूटिंग। ये सारे कीवर्ड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, हैविंग सेड दैट, हाँ ऊपर वाली चीज़ में एक चीज़ हम मिस कर गए आपको बताना कि आपका यहाँ से होमवर्क है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, आप रिवाइज करेंगे। ठीक है, यू रिवाइज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड फ्रॉम दैट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज बायो E3। बायोटेक्नोलॉजी की यूज़ करके, बायोटेक्नोलॉजी वाली टेक्नोलॉजी को हार्नेस करके ये आपसे उम्मीद कर रहा है कि आप बताएंगे कि इसको हम क्या क्या किस किस चीज़ में हम यूज़ कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी को। तो बायोटेक्नोलॉजी को आप 3 ईज में यूज़ कर सकते हैं, 3 ईज। दिस टॉक्स अबाउट 3 ई, वन ऑफ देम इज इकोनॉमी फॉर श्योर, अनदर वन विल बी एनवायरमेंट एंड अनदर वन इज एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, यहाँ पे कोई एजुकेशन भी डाल देगा और आपसे ये सवाल बना देगा कि बताओ इनमें से कौन कौन से 3 है, कौन सा नहीं है। तो बायोटेक्नोलॉजी देख के आपको लगेगा एजुकेशन तो होना ही चाहिए, लेकिन एजुकेशन होगा नहीं दोस्त। ठीक है, तो इसलिए आप इसको याद रखेंगे कि विच आर द 3 ईज जो कि उसमें आने चाहिए। तो वन ऑफ देम एजुकेशन इज नॉट देयर, आई एम रीइटरेटिंग इट। बायोटेक्नोलॉजी देख के आपको लगेगा कि चूंकि हम पढ़ते लिखते हैं, टेक्नोलॉजी है तो एजुकेशन होना चाहिए, बट एजुकेशन है नहीं। आई एम अगेन सेइंग दिस इज नॉट देयर। ठीक है, फेयर इनफ। आर्टेमिस अकॉर्ड से जो सबसे पहला सवाल आता है किसका है, कौन सी एजेंसी रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? नासा का आर्टेमिस अकॉर्ड है। द फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू रिमेंबर इज नासा का आर्टेमिस अकॉर्ड है। नासा ने इसको इनिशिएट किया है। इंडिया ने रिसेंटली ज्वाइन किया है, 2023 में इंडिया ज्वाइन दिस इनिशिएटिव। नाउ रिसेंटली Armenia became the latest country as on date. I'm not sure which one is, but जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ अर्मीनिया है। अर्मीनिया इज द 43rd सिग्नेटरी टू आर्टेमिस अकॉर्ड। बाइंडिंग वाइंडिंग कुछ नहीं है इसके, ठीक है, बस जो की चीज़ें हैं वो आप ध्यान रखेंगे। बाइंडिंग अकॉर्ड नहीं है।
इंडिया ने लास्ट ईयर ज्वाइन किया था। अभी किसने ज्वाइन किया है? अर्मीनिया ने ज्वाइन किया है। इसके अलावा कुछ नहीं याद रखना है इसमें। ठीक है, नाविक गगन। अच्छा 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 अच्छा, एक चीज़ मिस कर गया मैं यहाँ से। बायोटेक्नोलॉजी में मैंने आपको बता दिया एजुकेशन नहीं है, एनर्जी नहीं है, ठीक है। ई से बहुत खेल खेल देगा। आपको 3 पता होने चाहिए क्या क्या है: इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। चलो पेरिस अकॉर्ड की हम किसी और दिन बात करेंगे, आज रहने देते हैं, ठीक है। गगन, गगन किसका इनिशिएटिव है? बहुत पुराना करंट अफेयर्स है ये, तो बहुत दिनों से चला आ रहा है। गगन है, नहीं वो तो निसार है। चलो निसार किसका है? नासा एंड इसरो का है निसार। गगन है इसरो प्लस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडिया का रीजनल, बहुत लूजली टर्म्स में बोल रहे हैं, इंडिया का जीपीएस है ये, नाविक, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, इसको नाविक कहते हैं। ये कौन से ऑर्बिट में, ये जो सैटेलाइट्स हैं कौन से ऑर्बिट में है? जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, और ये रहे तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। किस हाइट पे होता है ये? इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 36,000 किलोमीटर्स पे ये होता है। हाइट फ्रॉम अर्थ इज 36,000 किलोमीटर। गगन किसका इनिशिएटिव है? इसरो एंड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। नथिंग मोर यू नीड टू नी। हाँ ठीक है, जीएनएस बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम की बात हो रही है, जो अभी आपका कौन सा सिस्टम है यार वो, टोल वोल RFID पे चलता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी पे चलता है, वो क्या कहते हो उसको? अरे जो पैसा कट जाता है अपने आप यार, नाम भी भूल रहे, चलो कोई बात नहीं। सो ये टोल सिस्टम जो है, दिस विल रिप्लेस द फिजिकल टोल बूथ पे जो गाड़ियाँ जैम हो जाती हैं। जब आप मसूरी से आएंगे वीकेंड में, तो पूरा दिल्ली और गुड़गांव जो घूमने चला जाता है पहाड़ पे, और जब आप वापस आ रहे होते हैं तो रात में 1-1 बजे 2-2 घंटे का जाम लगा रहा होता है टोल प्लाजा पे, ठीक है। तो वो टोल इससे ख़त्म हो जाएगा। प्लस अब एक और समस्या क्या होती है इसमें, कि हमको लेट्स से यहाँ पे टोल है, हमको यहाँ से बस यहीं तक जाके इधर मुड़ जाना है, हाईवे यूज़ भी नहीं करना है, और अगला टोल यहाँ पे है। तो ये वाला टोल मुझसे यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा पैसा लेगा, जबकि मैंने इस रोड का सिर्फ 20% ही इस्तेमाल किया है। तो एक्चुअल यूसेज पे अभी वाला टोल का सिस्टम बेस्ड नहीं है एक्चुअल यूजेज पे, ठीक है। अगर मैं 20% ऑफ द हाईवे यूज़ करता हूँ तो भी मुझे पैसा पूरे टोल का देना पड़ता है। ऐसा तो ये हमसे पूछता तो है नहीं आप कहाँ पे बाएं मुड़िएगा, कहाँ पे आप हाईवे इस्तेमाल करना छोड़ दीजिएगा, तो पैसा ऑटोमेटिकली कट जाता है। तो जो जीएनएस बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक टोल सिस्टम है, ये एक्चुअल टोल बेस्ड, एक्चुअल रोड यूसेज, एक्चुअल हाईवे यूसेज जो हम करेंगे उसी के बेसिस पे हमसे पैसा काटेगा, हमारा पैसा लेगा। वो क्या करेगा, देखेगा इस टोल से हम यहीं तक गए हैं तो सिर्फ इतना ही दूर का पैसा काटेगा, अगर हम यहाँ तक गए हैं तो पूरा दूर का पैसा काटेगा, ठीक है। ठीक है। विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। कितने टोल प्लाजाज पे अभी पायलट प्रोजेक्ट के बेसिस पे लगाया जा रहा है? 100 टोल प्लाजाज पे ये लगाया जा रहा है। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स कौन देता है? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU देता है क्या? ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स। इंडिया की रैंकिंग कितनी है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2024 में? इंडिया ये रैंकिंग नहीं देता है, दिस डिवाइड्स इनटू कैटेगरीज, इनकी दिस कम्स अंडर Tier 1 country and is recognized as role model for its strong cyber security framework. So this becomes important. This also becomes important because अभी इंडिया में ITU का एक प्रोग्राम हुआ था जिसको WTSA कहते हैं, World Telecom Standardization Assembly. India became the first Asian country to organize this, not even China. Remember this, India became the first Asian country after 140 years. ये प्रोग्राम इंडिया में हुआ है, पहला कोई एशियन कंट्री है जिसने इसको ऑर्गेनाइज करवाया है। ये प्रोग्राम जो होता है हर 4 ईयर्स के बाद होता है, ठीक है। फर्स्ट टाइम इन इंडिया प्लस फर्स्ट टाइम इन एशिया, इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू ऑर्गेनाइज दिस। ITU के कितने मेंबर स्टेट्स हैं? ITU के 194 मेंबर स्टेट्स हैं। रिसेंटली इन सितंबर द रिपब्लिक ऑफ पलाउ बिकेम इट्स लेटेस्ट मेंबर,
इन सितंबर में पलाऊ जो है ITU का मेंबर बना है, ITU का मेंबर बना है। Humanoid robot. Humanoid robots are the robots that resemble and act like human. Fair enough. अभी सबसे इम्पॉर्टेंट है व्योमित्रा, इसरो का गगनयान में ये हेल्प करेगा। व्योमित्रा किस चीज़ से बना हुआ है? तो सबसे पहले तो शी इज़ अ फीमेल, इसको शी बोलते हैं, ठीक है। सिम्बॉलिज्म में बहुत यकीन रखते हैं हम लोग। ऐसे तो हम लोग स्त्रियों का दुर्दशा करके रखे हुए हैं देश में, बट सिम्बॉलिज्म में अपने को बहुत यकीन है। अपना देश ही सिम्बॉलिज्म पे चल रहा है। चलो लीव इट। तो ये जो व्योमित्रा है ये किससे बना हुआ है? दिस इज मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम का एलॉय, एल्यूमिनियम के एलॉय से बना हुआ है दिस, ठीक है। किससे बना हुआ है? एल्यूमिनियम के एलॉय से बना हुआ है। अब चूंकि एलॉय से बना हुआ है तो कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है ना। अब यहाँ से हम आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप अलॉय वाला केमिस्ट्री में चैप्टर यू विल फिनिश इट ऑफ, ठीक है, कि डक्टाइल होगा, नॉन डक्टाइल होगा, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से पढ़ लेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं वो अपने अलॉय से कैसे डिफरेंट होते हैं, या अलॉय अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से कैसे डिफरेंट होता है। और प्लस कुछ फेमस अलॉयज, ब्रास, ब्रॉन्ज, जर्मन सिल्वर, इसके बाद आता है स्टेनलेस स्टील, और भी जो इम्पोर्टेंट आपको लगते हैं वो आप यहाँ से पढ़ लेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस स्लाइट अमाउंट ऑफ समथिंग विल गिव यू रूबी। एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस स्लाइट अमाउंट ऑफ समथिंग विल गिव यू सफायर। क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे कोबाल्ट होगा, क्रोमियम होगा, यहाँ पे कोबाल्ट होगा, क्रोमियम होगा। दिस आई वॉन्ट यू टू आंसर इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। आपसे मैं इतना उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इन चीज़ों को कमेंट सेक्शन पे आंसर करेंगे। एल्यूमिनियम दोस्त जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है उसमें कहाँ प्लेस्ड है? एल्यूमिनियम इज़ नॉट मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स, उसमें नहीं आता है। जो मोस्ट मतलब हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उसमें एल्यूमिनियम का प्लेस नहीं है। एल्यूमिनियम इज़ रिएक्टिव बट नॉट, इट डज नॉट कम अंडर हाईली रिएक्टिव। सबसे ऊपर पोटेशियम, रिमेंबर सोडियम नहीं है, नहीं है, नहीं है, रिमेंबर दिस, सोडियम इज नॉट द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। आपको लगेगा, आप इतना पढ़ते हैं सोडियम सोडियम कि आपको लगता है सोडियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, एग्जाम में आपको प्रॉम्प्ट करता है कि सोडियम टिक करें, सोडियम टिक करें, बट माय डियर फ्रेंड पोटेशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। लिथियम इज ऑल्सो रिएक्टिव, लुक एट दिस, लिथियम इज ऑल्सो रिएक्टिव। लिथियम पे बात आ ही गई है तो यू मस्ट नो कि लिथियम क्रिटिकल मिनरल है। यहाँ से लिथियम ट्राइंगल हमको बताओगे, विच ऑल कंट्रीज फॉर्म पार्ट ऑफ लिथियम ट्राइंगल। प्लस यहाँ से तुम मुझको बताओगे अटकामा डेजर्ट कहाँ। क्यों पूछ रहा हूँ? रेजोनेंस वाले बच्चे, अगर ये तुम गलत कर दिए तो बहुत दुखी होगा मैं, क्योंकि मैंने तुमको बताया है कि लिथियम का जो ब्राइन सॉल्यूशन जो लिथियम एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं उसकी वजह से ये डेजर्ट सिंक हो रहा है। वी हैव रेड अबाउट दिस। यहीं पे एक और डेजर्ट है विच इज़ पैटागोनिया डेजर्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। पैटागोनिया डेजर्ट ये ईस्टर्न साइड का डेजर्ट है, वन ऑफ द रेयरेस्ट डेजर्ट्स जो ईस्टर्न साइड पे लाई करता है। अटाकामा डेजर्ट लाई ऑन वेस्टर्न साइड। क्यों हम पढ़ रखे हैं 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ तक जो ईस्ट विंड चलती हैं, जो ईस्टर्ली चलता है वो क्या करता है, अपने साथ वाटर कैरी करता है, और वाटर कैरी जो करता है वो वेस्टर्न साइड ऑफ द लैंड मास पे आते आते उसका वाटर कंटेंट ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से जो डेजर्ट्स हैं दोज आर मोस्टली फाउंड ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द लैंड मास। हाउएवर पैटागोनिया डेजर्ट एंड गोबी डेजर्ट आर वन ऑफ द फ्यू एग्जाम्पल्स जो कि ईस्टर्न साइड पे ही पाए जाते हैं। आई होप इतनी बातें हम ऑलरेडी कर रखे हैं। अच्छा ये भी बाकी है, चलो ठीक है। यहाँ से हमने आपको अलॉयज़ के बारे में बोल दिया है, ठीक है। यहाँ से आप मेटल नॉन मेटल्स भी पढ़ लेंगे प्लीज़, मेटल्स नॉन मेटल्स। जब आपने ह्यूमनॉइड पहली बार पढ़ा होगा तो यहाँ से मैं जब पढ़ता हूँ तो मुझे मेटलॉइड की बड़ी याद आती है, ठीक है। फिर मैं सेमीकंडक्टर भी पढ़ लेता हूँ। तो वन थिंग विच
वी मस्ट अंडरस्टैंड कि सेमीकंडक्टर्स और मेटलॉइड्स में डिफरेंस होता है. प्राइमा फेसी हमको लगेगा कि दोनों सेम चीज़ है. मेटलॉइड्स एंड सेमीकंडक्टर्स आर सेम थिंग, बट रिमेंबर ऑल मेटलॉइड्स आर नॉट सेमीकंडक्टर एंड ऑल सेमीकंडक्टर्स आर नॉट मेटलॉइड. जैसे गैलियम आर्सेनिक एक सेमीकंडक्टर तो है लेकिन मेटलॉइड नहीं है. ठीक है. सिमिलरली देयर विल बी सम मेटलॉइड्स विच विल नॉट बी सेमीकंडक्टर. फेयर इनफ. पेजर मोबाइल कम्युनिकेशन डिवाइस. अगर आप इजराइल हमास ये सब फॉलो कर रहे हैं, लेबनान वेबनान की कहानी, तो आपको पता होगा पेजर अटैक हुआ है कहाँ पे, लेबनान में पेजर अटैक हुआ है. पेजर होता क्या है, यहाँ से ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि व्हाट इज़ पेजर. पेजर जो है फर्स्ट जनरेशन का हैंड हेल्ड मोबाइल कम्युनिकेशन है. नॉट इंपॉर्टेंट, जनरेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट. व्हाट इज इंपॉर्टेंट, इट इज़ अ रिसीव ओनली डिवाइस टू विच स्मॉल मैसेजेस कैन ओनली बी सेंट. Pagers themselves had no way to transmit message back. मतलब ये वन वे कम्युनिकेशन है, आप टू वे नहीं कर सकते. मैंने यहाँ से बात की और मैं इसको सिर्फ मैसेज भेज सकता हूँ और पेजर पे मुझे सिर्फ मैसेज रिसीव होगा. कौन सी फ्रीक्वेंसी, कौन से वेव्स पे ये ऑपरेट करता है? दीज ऑपरेट ओवर रेडियो वेव. ठीक है. मैसेजेस आर सिग्नल, नॉट इंपॉर्टेंट. एवरी पेजर कैन एक्सेस द मैसेजेस सेंट. फेयर इनफ, फेयर इनफ, फेयर इनफ. ठीक है. देख लो मैसेज. तो पेजर क्यों, हाँ, पुराने ज़माने की चीज़ों में एक चीज़ बड़ी ये ख़ास होती थी दोस्त, उनका यूसेज तो कम होता था लेकिन उनको ट्रैक कर पाना, डिकोड कर पाना ये थोड़ा कठिन हो जाता था. ठीक है. बट ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं. पेजर क्या इंपॉर्टेंट है दोस्त? दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है. इट इज़ अ रिसीव ओनली डिवाइस, इट ऑपरेट्स ऑन रेडियो वेव्स. एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है, ये सब हमको जानने की ज़रूरत है नहीं. वैसे रेडियो वेव्स पे हम कम्युनिकेट करते हैं बेसिकली. तो पेजर भी अ वे ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कम्युनिकेशन था जिसमें हम सिर्फ चीज़ें रिसीव कर पाते थे. वी कुड नॉट सेंड इट. क्या क्या होता था, नॉट इम्पॉर्टेंट. रेडियो रिसीवर, ये सब जानने की ज़रूरत है नहीं. आप यहाँ पर देखेंगे तो आप पाएंगे जो पुराने ज़माने में जैसे मैसेज भेजा करते थे ना, SMS, ये वो वाली कहानी जैसी लग रही है आपको. सो आई हैव आस्क्ड यू फ्यू क्वेश्चंस. आई एम अज्यूमिंग कि आप मुझे उसका जवाब देंगे. द फर्स्ट क्वेश्चन विच आई आस्क्ड यू वाज व्हाट, आई फॉरगॉट. मैं ही भूल गया कि मैंने पहला सवाल, हाँ, 2024 कौन से का ईयर था ये मैंने पूछा है आपसे. दूसरा मैंने पूछा है कि एल्यूमिनियम में क्या मिलाएंगे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड में क्या मिलाएंगे जो रूबी मिलेगा, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड में क्या मिलाएंगे जो सफ़ायर मिलेगा. ये दो चीज़ें मैंने आपसे पूछी हैं. आई वॉन्ट यू टू राइट द कमेंट. तीसरा मैंने आपसे पूछा है लिथियम ट्राइंगल क्या होता है. ठीक है. इतनी बातें पढ़ने के बाद जब हम लिथियम ट्राइंगल पे पहुंच गए हैं तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप साउथ अमेरिका वाला कॉन्टिनेंट भी रिवाइज कर लेंगे. इतनी मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप साउथ अमेरिका वाला कॉन्टिनेंट रिवाइज कर लेंगे. और जब आप ये रिवाइज कर ही लेंगे तो आप मुझको बताएंगे कि विच ऑल आर लैंड लॉक्ड कंट्रीज इन साउथ अमेरिका. ठीक है. आप मुझको ये भी बताएंगे. जब आप ये रिवाइज कर रहे होंगे तो आप मुझे और क्या बताओगे? आप मुझे बताओगे देयर इज़ अ लेक कॉल्ड लेक टिटिकाका, हाईएस्ट नेविगेबल लेक. कौन से देश में आता है? ठीक है. लेक टिटिकाका साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में कौन कौन से देश इसको सराउंड करते हैं. उसके बाद आप हाईएस्ट मोटरेबल रोड के बारे में भी आप मुझको बताओगे. हाईएस्ट मोटरेबल रोड कौन सी है, कहाँ पे है, कौन सी है तो नहीं, कहाँ पे है, कौन से पास पे है? उमलिंगला पास, ज़ेलेपला पास, या कहाँ पे? ठीक है. ये आप मुझको बता दोगे. चलो, विल मीट अगेन. मिलते हैं किसी और दिन, कुछ और पढ़ते हैं. ठीक है. विल कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल. बहुत ज़्यादा तूफानी कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, जितना नीड है उतना ही पढ़ेंगे. ठीक है. बाय यार, टेक केयर.